हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी थ्योरी क्लास 4 है जो हमने सीटेट के लिए स्टार्ट की है अपनी सीरीज़। तो लर्निंग में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम देखिए लर्निंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो है प्रीवियस ईयर देखा आपका लर्निंग वाले चैप्टर से ही सारे प्रीवियस ईयर पेपर 1 में हमने प्रीवियस ईयर को देखा, एनालिसिस किया उसका। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, वनली एक एक सेक्शंस में आपके 5 क्वेश्चन तो मिनिमम बने, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, 10 क्वेश्चंस भी बने हैं, 7 क्वेश्चंस भी बने, हमने देखे हैं। इसके बाद हम पेपर फर्स्ट के लिए ऑल PYQ देखेंगे और पेपर सेकंड के लिए भी ऑल PYQ देखेंगे, ठीक। इसलिए लर्निंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए लर्निंग अधिगम क्या है, पहले हम अधिगम की अवधारणा देखेंगे। अधिगम की अवधारणा एवं अर्थ। देखिए सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। सीखने की गति कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है और कभी कभी बिल्कुल रुक जाती है। मीन्स ये है, आप रॉकेट की तरह कभी एक दिन में तो सीख नहीं जाएंगे ना। आप एक दिन में कभी नहीं सीख सकते, रॉकेट तो बन नहीं जाएंगे आप। इसलिए लर्निंग जो है आपकी सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत, जन्म के बाद से आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। आप कभी ज़्यादा सीखते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं ना, कभी कभी, और कभी कभी मंद होती है लर्निंग, और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती, रुक भी जाती है लर्निंग आपकी। बट जन्म से आपका जो है, जन्म से मृत्यु तक आपकी लर्निंग चलती रहती है। कभी कभी कम होती है तो कभी ज़्यादा होती है, ठीक। सीखने की प्रक्रिया देखो, नीचे लिख रखा है, सीखने की प्रक्रिया में कभी एकदम दक्षता हासिल नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कल हम जो है लर्निंग एकदम एकदम हमारी लर्निंग हो जाएगी, एक दिन में ही हम सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। जन्म के बाद से हम डेली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे जिस फील्ड में आप सीख रहे हो। आप खाना बनाना भी सीख रहे हैं तो एक दिन में तो सब कुछ तो बना नहीं लेंगे ना, तो धीरे धीरे हम सीखते हैं। अब पढ़ाई भी करते हैं हम, अगर हमको पोस्ट ग्रेजुएट करना है तो धीरे धीरे पहले क्लास 1 आएंगे, 2, 3, 4 ऐसे पढ़ते पढ़ते हम पोस्ट ग्रेजुएट, टाइम लगता है ना लर्निंग में। अधिगम किसी भी फील्ड में आप कुछ भी सीख रहे हैं तो धीरे धीरे आप सीखते हैं, डेली थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, उसके बाद ही हम अपना गोल, जैसे हम अब सपोज दैट आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट की तैयारी करने के लिए ऐसा नहीं है आप एक दिन में पढ़ के एकदम से 150 में आप 100 नंबर तो ले आएंगे, ठीक, ऐसा तो है नहीं। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, एक एक थ्योरी क्लास आपको देखनी पड़ेगी, उसका प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आप धीरे धीरे डेली डेली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। लर्निंग आपकी यही है, सीखना। घर से भी आपको सब कहते हैं सीखो सीखो, ये सीखो वो सीखो, कुछ काम भी सीखना है इंसान को, कुछ करना है, बिजनेस करना है, तो धीरे धीरे इंसान सीखता है। यही है सीखना। अधिगम मीन्स होता है सीखना आपका, ठीक। देखिए अधिगम की हमने एक उदाहरण ले रखा है, देखिए आप, कह रहा है उदाहरण है, एक बालक जलती हुई मोमबत्ती की लौ छूने से जल जाता है। क्योंकि छोटा बच्चा है ना, वो लौ समझता नहीं है कि हम इसको हाथ लगाएंगे तो हम जल जाएंगे, तो लौ छूने से जल जाता है। उसके लिए यह पहला अनुभव होता है, उसके लिए पहला अनुभव होता है। अनुभव वर्ड आप ध्यान देखिए, उसका पहला ये अनुभव हो गया, आप टच कर लिए, वो जल गया, दोबारा हाथ नहीं लगाएगा वहाँ। दूसरी बार वह जलती हुई मोमबत्ती से दूर रहता है। बालक यह सीख जाता है कि लौ को हाथ लगाएगा तो अवश्य ही जलने की पीड़ा उठानी पड़ेगी। इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से एक व्यक्ति व्यवहार में परिवर्तन होते रहते हैं। देखो एक बार वो मोमबत्ती में हाथ लगाया तो जल गया, तो दूसरी बार वो हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके पास क्या हो गया, उसके पास ये अनुभव हो गया कि हाथ लगाएगा तो वो जल जाएगा, उसको जलने की पीड़ा जो है उठानी पड़ेगी। इस प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव जो हम करते हैं वो प्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से एक व्यक्ति के व्यवहार में जो है परिवर्तन होता रहता है। व्यवहार में उसके परिवर्तन हुआ ना, पहली बार वो हाथ लगाया तो जल गया, दूसरी बार नहीं लगाएगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, उसको पता हो गया, उसको अनुभव मिल गया कि हम हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे, ठीक। नीचे दे रखा है, देखें, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अधिगम सीखना। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। देखो व्यवहार में उसके परिवर्तन हुआ, उसने मोमबत्ती की, देखिए सपोज दैट आपको साइकिल चलाने सीखनी है, पहले आपको साइकिल चलानी नहीं आती थी, आप साइकिल चलाने सीखेंगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन तो होगा ना। पहले नहीं चलाना जानते थे, बाद में आपको चलाना आ गया। तो एग्जाम्पल आपको ये दे रखा है, इसमें पहले आपको साइकिल चलानी नहीं आती थी, तब आ गई तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ ना, बिहेवियर में आपके चेंज हुआ, यही आपका अधिगम है। अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है।
कह रहा है अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। जो अब आपको साइकिल चलानी आ गई तो आपके अंदर ऐसा तो है नहीं कभी आप एकदम भूल जाएंगे। ये हो सक आपको हास हो सकता है कि कभी आपको दोबारा थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है एकदम से आप भूल जाएंगे ना। तो लर्निंग आपकी स्थायी होती है ना, स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। परिभाषा देखिए, इसकी मेन परिभाषा ये है, देखिए कह रहा है अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव के कारण व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। देखो आप लर्निंग के लिए आप अभ्यास करते हैं ना, किसी चीज़ को सीखते हैं, तो आपको साइकिल चलानी सीखती है तो आपके लिए उसकी प्रैक्टिस करते हैं, प्रशिक्षण आप उसके लिए ट्रेनिंग लेते हैं। फिर और अनुभव के कारण, जैसे आपने मोमबत्ती को हाथ लगाया तो आपके पहली बार हाथ लगाया जल गए, अनुभव हुआ आपको, दोबारा आप हाथ नहीं लगाएंगे, आपको एक्सपीरियंस हो गया ना। अनुभव के कारण व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये आपकी मेन परिभाषा है, ठीक, अधिगम की। उसके बाद देखिए विलियम वुडवर्थ, इन्होंने डिफिनेशंस दी है। देखिए विलियम वुडवर्थ ने और क्रो एंड क्रो, गिलफर्ड ने, गेट्स ने, इन लोगों ने देखो डिफिनेशन दी है अधिगम की, लर्निंग की, ठीक। कह रहे हैं विलियम वुडवर्थ कह रहे हैं नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं के प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है। देखिए नवीन ज्ञान, आप कुछ सीखते हैं, नया सीखते हैं, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया, नई क्रिया करते हैं उसके लिए ना। आप नवीन ज्ञान आपने सीखा, जैसे आपको अब हमने एग्जांपल लिया था, मोमबत्ती को उसने पहली बार हाथ लगाया उसके बाद जल गया तो उसके लिए नवीन ज्ञान हुआ, नया ज्ञान हुआ ना, जल गया, दोबारा वो जो है उसके पास क्रिया करेगा, दोबारा हाथ वो नहीं लगाएगा, को पता है कि हम जल जाएंगे, दोबारा हाथ मोमबत्ती की लौ के पास ले जाएंगे तो वो जल जाएगा। यही प्रक्रिया अधिगम है, ये विलियम वुडवर्थ कह रहे हैं। दूसरे क्रो एंड क्रो, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, क्रो एंड क्रो, देखो कह रहे हैं अधिगम आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। अभिवृत्तियों का अर्जन है, देखिए नज़रिया, एटीट्यूड होता नहीं है। अधिगम जो है आदतों का, जैसे आप किसी चीज़ को सीखे, आप सपोज दैट आपको साइकिल चलानी सीखनी थी, आपने सीखा उसको, फिर आपने उसका नज़रिया ऐसा ये है कि जैसे हर कोई बच्चा जो है सचिन तेंदुलकर तो बन नहीं सकता, विराट कोहली तो बन नहीं सकता ना। ज़रूरी नहीं है कि वो उसको गेम खेलना आता है। आपको जैसे आप पढ़ने में बहुत तेज़ हैं तो आप ज़रूरी नहीं है आप शिक्षक ही बन जाएंगे ना। आपके अंदर वो नज़रिया होना चाहिए, एप्टीट्यूड, वो क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए ना। यानी ये आप 90% ले आते हैं, आप टॉपर हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप शिक्षक ही बनेंगे। उसके अंदर मीन्स बच्चे के अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए ना, ये है। दूसरा कह रहे हैं गिलफोर्ड कह रहे हैं व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अभी हमने इसके पहले एग्जाम्पल लिया, मोमबत्ती का एग्जाम्पल अभी हमने लिया था। छोटा बच्चा था, उसने पहली बार हाथ लगाया तो वो जल गया, उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, दोबारा वो हाथ नहीं लगाएगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। ये गिलफोर्ड कह रहे हैं। गेट्स कह रहे हैं प्रशिक्षण व अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। आप किसी चीज़ को सीखने के लिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग लेते हैं, अनुभव आपको होता है, के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। प्रशिक्षण आप ट्रेनिंग लेते हैं ना, आपको पढ़ाई करनी है, आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, आप पढ़ रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, आपको थ्योरी क्लास देनी, फिर प्रशिक्षण करेंगे आप, फिर अनुभव होगा आपको ना। अनुभव ये हो गया जैसे आपको साइकिल चलानी आती थी, बाद में आ गया, व्यवहार में परिवर्तन हुआ, ये हमने सारे एग्जाम्पल पहले करा रखे हैं। यही कह रहे हैं प्रशिक्षण व अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है, ठीक। देखिए व्यवहार में परिवर्तन अनेक कारणों से आता है। देखिए यहाँ देखिए कह रहा है व्यवहार में परिवर्तन अनेक कारणों से आता है। कह रहा है परिपक्वता, थकान, बीमारी, मूल प्रवृत्ति, मादक पदार्थों का सेवन, इन कारण अस्थायी परिवर्तन आते हैं और ये अधिगम नहीं है। यहाँ 2 पार्ट में दे रखे हैं, इन कारणों से आए परिवर्तन अधिगम नहीं है और जो इन कारणों से आए हैं परिवर्तन ये अधिगम है। देखिए क्या कह रहा है, परिपक्वता कह रहा है कि देखिए मेच्योरिटी जैसे होती है, जैसे कोई बच्चा मेच्योर नहीं है, आप ये हम जो आपको पढ़ा रहे हैं सीटेट के लिए, यही क्लास हम अगर 5वीं बच्चे के लिए करेंगे तो उसको समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो मेच्योर नहीं हुआ अभी है, उसको समझ नहीं आएगा। कोई चलना नहीं जानता, छोटा बच्चा है, अभी चलना खड़ा नहीं हो सकता है, उसकी एबिलिटी नहीं है, तो उसको ज़बरदस्ती तो खड़ा करा नहीं सकते हैं। जब तक बच्चा मेच्योर नहीं है तब तक हम उसको नहीं सिखा सकते। आप एग्जाम्पल यही समझ सकते हैं, ये क्लास आपको छोटे बच्चों को समझ नहीं आएगी क्योंकि वो अभी मेच्योर नहीं हुआ है।
दूसरा दे रखा है थकान। थकान, अगर आप थके हुए हैं तो आपको हम ज़बरदस्ती तो पढ़ा नहीं सकते ना, ज़बरदस्ती आपके दिमाग में तो भर नहीं सकते। अगर कोई थका हुआ है उसको पढ़ाएंगे, उसको कह दें कि आप पढ़ो बैठ के, तो उसको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक, तो वो लर्निंग नहीं होगी। बीमारी, बीमारी के कारण जो है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है। आप बीमार हैं, तबीयत आपको ठीक नहीं, आपको पढ़ने के लिए कह दिया जाएगा तो आप नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे भी तो वो स्थायी नहीं होगा, ठीक। बीमारी के कारण वो हमेशा तो आपको वो हमेशा तो आप वैसा बिहेवियर करेंगे नहीं बीमार की तरह है, तो वो अस्थायी परिवर्तन होता है। मूल प्रवृत्ति ये हो जाती है, मूल प्रवृत्ति में क्रोध हो गया, भय हो गया, इसके कारण भी अस्थायी परिवर्तन आते हैं। मादक पदार्थों का सेवन से भी अस्थायी परिवर्तन आते हैं। इन कारणों से अस्थायी परिवर्तन होता है या अधिगम नहीं है। देखिए, अभ्यास, जब हम ट्रेनिंग लेते हैं, अभ्यास जब हम प्रैक्टिस करते हैं, और प्रशिक्षण जब हम ट्रेनिंग लेते हैं और अनुभव के कारण इन कारणों से आया व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है, क्योंकि यह स्थायी परिवर्तन है। आप साइकिल चलाना सीखेंगे, पहले उसको चलाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसकी, उसके बाद ट्रेनिंग लेंगे, पूछेंगे, उसके बाद अनुभव होगा आपके पास, इन कारणों से आया परिवर्तन ही आपका अधिगम, यह स्थायी परिवर्तन होता है ना, इसलिए ये अधिगम है। जरूरी नहीं है परिवर्तन स्थायी, देखिए जरूरी नहीं स्थायी लिखा है, स्थायी परिवर्तन ही आए, अस्थायी भी आ सकता है, लेकिन यदि स्थायी परिवर्तन लाना है तो आपके व्यवहार में इन 3 कारण ही आएगा। देखिए, इन तीनों के कारण ही जब आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा तभी स्थायी परिवर्तन होगा, और जब स्थायी परिवर्तन होगा तभी आपकी लर्निंग होगी, अधिगम होगा, ठीक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसके आगे देखेंगे अधिगम की विशेषताएं क्या है। पहला है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। देखें, लर्निंग आपकी गोल ओरिएंटेड प्रक्रिया है। कैसे, देखिए, आपको सीटेट पास करना है तो आपके पास ये गोल होगा कि हमको सीटेट पास आउट करना है, तो पहले हम उसका सिलेबस देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसका सब्जेक्ट अलग अलग देखेंगे, कितने सब्जेक्ट आते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम एक एक सब्जेक्ट उठाएंगे, उसकी सारी थ्योरी क्लासेस देखेंगे, PYQ देखेंगे। उसका एक उद्देश्य होगा ना, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। किसी लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए सीखते हैं ना, गोल ओरिएंटेड प्रक्रिया है लर्निंग आपकी। आपके पास कोई उद्देश्य नहीं रहेगा तो आप सीखेंगे कैसे। मीन्स ये है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम आपकी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ना, कभी आपकी अधिगम रुकती नहीं है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। जन्म के बाद से मृत्यु तक आप डेली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। थोड़ा ही सीखें, कभी कुछ सीखें, कल कुछ सीखेंगे, परसों कुछ सीखेंगे, उसके बाद कुछ सीखेंगे, 1 साल बाद आप देखेंगे थोड़ा आपके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा, आप मैच्योर होंगे, कुछ सीखेंगे ना। तो लर्निंग आपके जीवन पर्यंत चलती रहती है, जन्म के बाद से मृत्यु तक। दूसरा दे रखा है, अधिगम सार्वभौमिक होता है। मीन्स लर्निंग आपकी हर जगह होती है। यहाँ तक देखो, आप कुत्ते को भी, डॉग्स को भी सिखाया जाता है, ठीक, लर्निंग उसको भी कराई जाती है। इस टाइम यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बैठना है, हर जगह अधिगम होती है आपकी, ठीक है। कहीं भी आप देखेंगे लर्निंग हर जगह होती है, ठीक। अधिगम अनुभवों का संगठन है। देखिए, जब आपके पास अनुभव नहीं रहेगा, जैसे प्रीवियस नॉलेज आपको हो जाएगा, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, मोमबत्ती का एग्जांपल लिया था। छोटा बच्चा जब पहली बार लौ के पास हाथ ले जाता है तो जल जाता है, उसके पास पहली बार ले गया तो जल गया, उसको ये अनुभव हो गया कि अगर हम मोमबत्ती के पास हाथ ले जाएंगे तो वो जल जाएगा, दोबारा वो हाथ नहीं ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ये अनुभव हो गया, अनुभव को वो रिलेट करा ना, उसका संगठन है उसके पास, तभी तो वो दोबारा नहीं ले जाएगा। जब तक उसके पास अनुभव ही नहीं रहेगा तो वो दोबारा फिर हाथ ले जाएगा, मीन्स यही हुआ। तो अधिगम आपका अनुभव का संगठन है, प्रीवियस नॉलेज आप कनेक्ट कर पाएंगे ना, यही होता है अनुभव का संगठन, ठीक। आपने BEd या DLEd भी कर रखा होगा, तो जो भी आपने पढ़ा होगा आप प्रीवियस नॉलेज इसमें सीटेट में थोड़ी बहुत तो ऐड कर रहे होंगे ना। प्रीवियस नॉलेज ऐड करेंगे, यही अनुभव होता है आपका, जो अनुभव है पीछे वही आप ऐड करते हैं, तो अनुभव का संगठन होता है लर्निंग, ठीक। 5वां दे रखा है, अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। अधिगम मीन्स लर्निंग व्यक्तिगत, इंसान अपने एबिलिटी, तुम्हारी एबिलिटी जो योग्यता होगी सबकी अलग अलग होती है, सब अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, कोई जिसका अनुभव ज़्यादा है मीन्स वो जल्दी थोड़ा सीख जाएगा, कोई अपने अकॉर्डिंग सीखता है ना, व्यक्तिगत होता है। हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही सीखता है। तो अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक ये होता है, समाज में व्यक्ति सीखता है, ठीक। सामाजिक भी होता है, समाज में जाकर इंसान कहाँ वो सीख रहा है, स्कूल में जाकर सीख रहा है, किसी सड़क पे भी सीख रहा है, कहीं भी लर्निंग हर जगह होती है, ठीक। 6ठा दे रखा है, अधिगम सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक, दोनों प्रकार का होता है, जो समाज के सापेक्ष होता है।
देखिए अधिगम आपकी लर्निंग जो है सकारात्मक होती है। लर्निंग सकारात्मक ये होती है जैसे कि आपको साइकिल चलानी आती है और आपकी वो लर्निंग आप स्कूटी सीखेंगे तो उसमें थोड़ी सी हेल्प कर जाएगी ना, थोड़ा बहुत तो आपको रिलेट करेगा ना। साइकिल चलाना चाहते हैं, जानते हैं, तो आपको स्कूटी आप जल्दी सीख सकते हैं, मीन्स आप रिलेट करेंगे तो अधिगम ये आपकी सकारात्मक होता है ना, जो अनुभव आपका आगे वाली लर्निंग में हेल्प कर जाए, वही सकारात्मक होता है। और नकारात्मक ये होता है जैसे कोई लर्निंग, जैसे प्रीवियस नॉलेज आपका न्यू नॉलेज सीखने के लिए वो हेल्प नहीं कर रहा है। सपोज़ दैट आप यहाँ यूपी में हैं, आप बोल रहे हैं, या सपोज दैट आप सऊदीया में आपको जाना हो गया, तो यहाँ की लर्निंग, यहाँ बोलचाल अलग है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ की एकदम लैंग्वेज चेंज है ना। तो ये आपकी ये वाली लैंग्वेज सऊदीया में जाएंगे, आप वहाँ जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, तो वहाँ की लर्निंग आपको सीखना पड़ जाएगा, हेल्प नहीं करेगी ना। ऐसा सीख सकते हैं, ऐसा आप जान सकते हैं। नकारात्मक ऐसे होगी कि जो आपका प्रीवियस नॉलेज है वो आप नई कोई लैंग्वेज सीखेंगे या कोई भी नई चीज़ सीखेंगे, वो प्रीवियस नॉलेज आपका हेल्प नहीं करेगा। तो नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है, जो समाज के सापेक्ष होता है। 7वां दे रखा है, अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित जो है अभिप्रेरणा करती है, मोटिवेशन। ये अधिगम को सर्वाधिक, आप मोटिवेट नहीं है किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो ज़बरदस्ती तो हम आपको सिखा नहीं पाएंगे ना बिठा के। ज़बरदस्ती आप ये वीडियो देखिए, ये क्लास देखो, आप मोटिवेट हैं, हमको सीटेट पास करना, हमको ये थ्योरी क्लास देखनी है, हमको PYQ देखना है, तभी आप मोटिवेटेड है ना, तभी तो आप सीख पाएंगे ना। यही है, अगर आप मोटिवेट रहेंगे तभी आप ये क्लास भी देखेंगे, PYQ भी देखेंगे, और आप सीटेट क्वालिफाई भी कर पाएंगे जब आप मोटिवेट होंगे। ज़बरदस्ती तो हम आपको सिखा नहीं सकते, इसलिए लर्निंग में जो है मोटिवेशन बहुत सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। देखो अधिगम को क्या क्या प्रभावित करते हैं, इसके कारक देखेंगे हम। पहला दे रखा है आपका व्यक्तिगत कारक, दूसरा दे रखा है वातावरण संबंधी कारक। पहला व्यक्तिगत कारक ये होता है, देखिए पहला दे रखा है रुचि। अगर बच्चा लर्निंग में सीखने के लिए उसका इंटरेस्ट ही नहीं है सीखने में, उसको सीटेट पास आउट ही नहीं करना, एग्ज़ाम ही नहीं देना, इंटरेस्ट ही नहीं है इस एग्ज़ाम में, तो हम उसको कैसे सिखा पाएंगे, उसकी लर्निंग होगी नहीं होगी ना। तो बच्चे का इंटरेस्ट होना भी ज़रूरी है। ठीक, दूसरा दे रखा है अभ्यास। अगर बच्चा आपको साइकिल चलानी सीखनी है, अगर वो अभ्यास नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो उसकी लर्निंग होगी, वो अधिगम को प्रभावित तो करेगा ही ना, लर्निंग तो उसकी प्रभावित होगी ही। तो अभ्यास भी प्रभावित करता है लर्निंग को। तत्परता मीन्स यही हो गया, जैसे कि बच्चा सीटेट क्वालिफाई करने में उसके अंदर ये जिज्ञासा नहीं है, ठीक, सीखने के लिए किसी चीज़ को जिज्ञासा नहीं है, तत्पर नहीं है, तो उसको आप नहीं सिखा सकते ना। आपके अंदर ये है नहीं कि हमको हाँ ये थ्योरी क्लास पढ़नी है, ज़बरदस्ती तो आपको बिठाएंगे नहीं। आप समझो, अगर बिठा भी देंगे तो आपको वो समझ ही नहीं आएगी, आपकी लर्निंग नहीं होगी। ठीक, ये क्यूरियस होना चाहिए बच्चे को, ठीक, तभी वो सीख पाएगा, तभी उसकी लर्निंग भी होगी और स्थायी भी लर्निंग होगी। थकान भी प्रभावित करती है। कोई बच्चा थका हुआ है, आप उसको कह दीजिए पढ़िए, क्लास लीजिए, तो आप वो नहीं लेगा ना, जब तक वो ठीक से हेल्थ उसकी नहीं सही रहेगी, तो आप कैसे उसको सिखा सकते हैं। पूर्व ज्ञान, ये भी लर्निंग को प्रभावित करता है। पूर्व ज्ञान ये हो गया, अभी हमने मोमबत्ती का एग्जाम्पल लिया था। छोटा बच्चा जब, देखो पूर्व ज्ञान, पहली बार हाथ लगाया तो वो जल गया, तो उसका ये पूर्व ज्ञान हो गया, उसका मीन्स अनुभव हो गया। तो पूर्व ज्ञान अगर हम उसको रिलेट नहीं करेंगे, पूर्व ज्ञान भी उसको प्रभावित करता है, तभी तो वो दोबारा हाथ नहीं लगाएगा ना। इसलिए पूर्व ज्ञान भी लर्निंग को प्रभावित करता है। मानसिक दशा, मेंटल, देखें मानसिक दशा, अगर आप दिमाग से ही कोई मंद बुद्धि है तो उसको आप कितना सिखाएंगे, वो उसकी लर्निंग नहीं होगी, वो भी प्रभावित करता है ना। कोई बच्चा मानसिक दशा, कोई एवरेज होता है, कोई प्रतिभाशाली होता है, जल्दी सीख जाता है, और जिसकी मानसिक दशा सपोज दैट मंद बुद्धि है, उसको आप जल्दी नहीं सिखा, थोड़ा बहुत सिखा सकते हैं बस। ऐसा नहीं है कि आप उसको सिखा के आप प्रतिभाशाली बना देंगे। ठीक, तो आपकी लर्निंग भी, जो मानसिक दशा आपकी ठीक होनी चाहिए। आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, भय, क्रोध, ये सारा, घृणा, इस मानसिक दशा, ठीक, ये भी लर्निंग को आपको प्रभावित करेगी। तर्क शक्ति, सबकी सोचने की एबिलिटी भी अलग अलग होती है। ठीक, कोई जल्दी तर्क कर लेता है, हर टाइप के बच्चे हैं ना, तो सबकी तर्क शक्ति भी अधिगम को प्रभावित करती है। आयु भी आपकी प्रभावित करती है, जैसे कि
बच्चे की आयु ही नहीं, जैसे आप 5वीं क्लास के बच्चों को हम ये वाली क्लास पढ़ाएंगे तो उसको समझ नहीं आएगी। ठीक, आयु भी प्रभावित करती है, उसके आयु के अकॉर्डिंग हमको बताना चाहिए, लर्निंग करानी चाहिए, तभी उसको समझ आएगा। और अभी क्षमता दे रखा है, एप्टीट्यूड दे रखा है, नज़रिया, एबिलिटी दे रखा है। देखिए क्षमता ये है कि उसके अंदर क्या एबिलिटी है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सिखाएंगे। क्षमता क्या है उसकी क्षमता को देख के, स्किल को देख के ही ना बच्चे के अंदर क्या स्किल है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ रहा है तो हर बच्चा शिक्षक ही बन जाएगा, टीचर ही बन जाएगा, गवर्नमेंट जॉब ही ले लेगा। उसके अंदर स्किल होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक, अब वातावरण संबंधी कारक देखेंगे हम। ये तो था व्यक्तिगत कारक, जो पर्सनल फैक्टर्स होते हैं बच्चे के। ये है वातावरण संबंधी कारक। देखिए वातावरण भी अधिगम को प्रभावित करता है। आपका इन्वायरमेंट भी प्रभावित करेगा वातावरण को। इन्वायरमेंट आपका कैसा है, आप क्लास में पढ़ने क्यों जाते हैं, स्कूल में क्यों पढ़ने जाते हैं, वहाँ आपको एक माहौल मिलता है पढ़ने वाला। घर में आप टेबल बेंच पे क्यों पढ़ते हैं, वहाँ आपको पढ़ने का मन करता है, इन्वायरमेंट मिलता है ना। तो इन्वायरमेंट भी आपको लर्निंग के प्रभावित करेगी। शिक्षण विधि कैसी, आपको पढ़ाने का तरीका बच्चे को कैसा है। जिसको सुनाई नहीं देता उसको हम जिसको सुनाई नहीं देता उसको हम बोल के नहीं, चित्र फिगर दिखा के उसको पढ़ाएंगे। ठीक, समझा के उसको ऐसे पढ़ाएंगे। तो शिक्षण विधि भी आपकी बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है छोटे बच्चों को आप व्याख्यान विधि से पढ़ा दीजिए, केवल आप लेक्चर ही सुना देंगे, उसको समझ आ जाएगा। तो शिक्षण विधि आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये भी आपकी लर्निंग को प्रभावित करेगा। दूसरा दे रहा पाठ्यक्रम भी आपका बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है छोटे बच्चों के पाठ्यक्रम में आप उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें या हाईएस्ट क्लास की जो थ्योरी क्लास है वो सारा, मतलब हाईएस्ट क्लास का जो सिलेबस है आप उसको उसमें डाल देंगे। तो बच्चे के अकॉर्डिंग उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए, सरल से जटिल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जटिल से सरल कर देंगे। ठीक, तो उसका पाठ्यक्रम भी ठीक होना चाहिए, ज़्यादा सिलेबस भी नहीं होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। शिक्षक का स्वभाव भी जो है प्रभावित करता है लर्निंग को। देखिए छोटे बच्चों में जैसे बहुत से छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे शिक्षक करता है वैसे बच्चे भी करते हैं। तो शिक्षक का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, आप प्रश्न चाहे जैसे हो, बट स्कूल में जाए तो आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका ही स्वभाव, आपका ही तरीका देख के बच्चे भी इमिटेट करते हैं ना, नकल करते हैं आपकी। जैसे आप करते हैं वैसे बच्चा भी करता है। तो शिक्षक का स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए, कक्षा का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और परिवार का माहौल भी लर्निंग को प्रभावित करेगा। जिसका परिवार का माहौल अच्छा होगा, अब कहीं बहुत से परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो भी बच्चे को प्रभावित कर रहे हैं। लर्निंग को प्रभावित करने वाले ये सारे कारक हो जाएंगे। शिक्षण सामग्री का अभाव हो जाएगा, TLM होता है नहीं है आपका, शिक्षण सहायक सामग्री भी होनी चाहिए, वो भी प्रभावित करेगी लर्निंग को। तो ये सारे आपके व्यक्तिगत कारक और वातावरण संबंधी कारक हैं जो आपको लर्निंग को प्रभावित करेगा। ठीक, देखिए अब सीखने की विधियां हम पढ़ेंगे। सीखने की विधियां, लर्निंग, इसकी विधियां क्या है। पहला दे रखा, देखिए भूमिका निर्वाह विधि, रोल प्लेइंग मेथड। देखिए यह भी सीखने की एक अत्यंत प्रभावशाली विधि है। इसमें छात्रों को भूमिकाओं के निर्वाह द्वारा सामाजिक संदेश दिए जाते हैं, जैसे नाटकों के मंचन द्वारा बालकों को भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों से सजग रहने का संदेश। देखिए रोल प्ले मेथड के द्वारा भी बच्चा सीखता है। जैसे कि 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो गया आपका, 2 अक्टूबर हो गया आपका। तो इसमें जो है देखो स्कूल में जो है आपका नाटक होता है, मंचन के द्वारा भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, ये सारे बच्चे नाटक करके भी वहाँ सीखते हैं ना। तो रोल प्ले, भूमिका निर्वाह विधि यही होती है। इसमें छात्रों द्वारा ही सामाजिक संदेश दिए जाते हैं और नाटक करता है बच्चे, तो उससे लर्निंग होती है। ठीक, ये आपका एक मेथड है। दूसरा मेथड दे रखा है, देखिए समूह वार्तालाप विधि। देखिए समूह वार्तालाप विधि, ग्रुप डिस्कशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। देखो वाइगोत्स्की ने इस विधि को अधिगम में सबसे अधिक प्रभावशाली माना है। इस विधि में बालक समूह में किसी विषय वस्तु पर आपसी वार्तालाप द्वारा सीखता है। बच्चा जो है बालक में समूह के अकॉर्डिंग आपसी वार्तालाप, जैसे किसी को कोई कुछ नहीं आ रहा, बच्चा ग्रुप बनाएगा, 6-7 लोग का ग्रुप बनाया, किसी को कुछ नहीं आ रहा, किसी को कुछ नहीं आ रहा, तो वो उससे पूछेगा, वो उससे पूछेगा, तो समूह में बच्चा सीखता है। ठीक, ये कह रहा है समूह वार्तालाप, ग्रुप डिस्कशन मेथड।
अब ऐसे नहीं हर बच्चे को अलग अलग कर देंगे तो उसकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी, जबकि आप एक समूह बना देंगे तो वहाँ लर्निंग अच्छी हो जाएगी। तीसरा है आपका गतिविधि आधारित विधि। यह सीखने की सबसे प्रभावशाली विधि में से एक है, जहाँ रटंत ज्ञान की क्या कह रहा है, जहाँ रटंत ज्ञान की जगह करके सिखाया जाता है, मतलब रटने की जगह करके सिखाया जाता है, क्योंकि करके सीखना ज्ञान के अनुभव में बदल जाता है, तो स्थायी ज्ञान है, इसलिए इस विधि को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। जैसे एक बालक किसी गेंद को ऊपर उछल नीचे गिरता हुआ देखने के बाद यह समझना कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। मीन्स आप रटंत विद्या नहीं है, जैसे अगर बच्चा करके सीखेगा, किसी चीज़ को करके सीखेगा तो उसकी लर्निंग स्थायी भी होगी, वो सीख भी जाएगा। जैसे एग्जांपल भी दिया है कि अगर हम ऐसे ही थ्योरी पढ़ा देंगे गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपको तो वो नहीं समझ में आएगा, जबकि उसको एग्जांपल करके बताएंगे कि एक बॉल को ऊपर फेंकेंगे फिर नीचे, बॉल ऊपर क्यों नहीं जाती, अगर हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं चली जाती, इसलिए नीचे आती है क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग बॉल को फेंक कर दिखाए भी उसको, तो वो देख कर सीखा, गतिविधि करके सीखा ना, तो इसके अकॉर्डिंग बच्चा जल्दी सीखेगा। अब अगर आप ऐसे ही बता देंगे गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है पृथ्वी में, ऐसे ही बता के आप आगे चले जाएंगे तो उसको समझ नहीं आएगा। कंपेरिजन टू अगर हम उसको करके कहेंगे बच्चा करके सीखे तो उसको जल्दी समझ आएगा। मीन्स ये है, ठीक, करके सीखने से लर्निंग आपकी अच्छी होगी, आप कभी भूलेंगे भी नहीं, आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आपको ये करके दिखा दिया जाए। कोई भी चीज़ होगी, आप चाहे जो चीज़ ऊपर फेंकेंगे वो नीचे ही क्यों आती, ऊपर क्यों नहीं चली जाती, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। ठीक, ये है गतिविधि आधारित विधि। चौथा दे रखा है खोज विधि, डिस्कवरी मेथड। यह कह रहा है यह विधि आर्मस्ट्रांग की विधि जैसी है, जिसमें बालक अपनी जिज्ञासा के कारण स्वयं से खोज कर सकता है। जैसे एक बालक द्वारा घर में पापा द्वारा शाम को लाई गई सब्जियों के नाम जानने के लिए पूछताछ करना। खोज विधि ये होती है डिस्कवरी मेथड। जैसे बालक बहुत जिज्ञासु होता है, उसको पता नहीं होता फिर भी वो जानने की कोशिश करता है, जबकि आप जिस एज में हैं उतना क्यूरियस नहीं होंगे सीखने के लिए जितना बच्चा होता है सीखने के लिए। घर में भी कुछ भी चीज़ उसको समझ नहीं आती है, जैसे सब्जी आती है, ढेर सारी सब्जी आती है, अभी तो उसको पता नहीं होगा, छोटा बच्चा है कि क्या है ये क्या है, तो सबसे पूछता है ये क्या है ये क्या है, क्यूरियस होता है ना सीखने के लिए। डिस्कवरी वो खोज करता है, आप इतना खोज नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्याजे भी कहते हैं कि छोटा बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, हम थ्योरी पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको, ठीक। तो ये है आपकी खोज विधि। पांचवी विधि पढ़ेंगे, पांचवी है मस्तिष्क उद्वेलन विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। इस विधि में बालक समस्या समाधान या सृजनात्मक विचारों इस विधि में बालक समस्या समाधान या सृजनात्मक विचारों को उत्पन्न करना सीखना है। जैसे वह बालक फेंके गए कागज को देखकर बालक द्वारा दिमाग पर जोर डालने के बाद उसे पतंग बनाकर उड़ाना। एकदम ठीक बात है, आपने देखा भी होगा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा कि बालक समस्या समाधान और सृजनात्मक विचारों को उत्पन्न करना सीखता है। जैसे कोई कागज फेंकी हुई है, यहाँ तो पतंग बना रहा है, उसको नाव बना के उसके पानी में ले जाकर तैरा देगा, ठीक। वैसे ही कागज़ कोई फेंका हुआ है तो उसको जोड़ जाड़ के फिर हवा चलेगी तो उसको उड़ाने लग जाएगा, ठीक। ब्रेन स्टॉर्मिंग समस्या समाधान करता है बालक, ठीक। विचारों को उत्पन्न करना सीखना है मस्तिष्क उद्वेलन में। छठवीं विधि आपकी ये है खेल द्वारा सीखना। खेल द्वारा सीखना, देखें एनसीएफ 2005 में खेलों को शिक्षा का अभिन्न अंग माना गया है, क्योंकि खेल किताबों से बेहतर एवं ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से सिखाते हैं। उदाहरण के लिए एक बालक 5 मिनट क्रिकेट खेलकर समूह भावना, सहकारिता, रणनीति निर्माण तथा निर्णय लेने जैसे गुण सीख जाता है। खेल द्वारा सीखना लर्निंग हमने पढ़ा हुआ है। एनसीएफ भी कहता है आपका कि बच्चा किताब की जगह अगर किताबों से बेहतर कह रहा है ना, क्योंकि खेल किताबों से बेहतर एवं ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से सिखाते हैं। बच्चे खेल के अकॉर्डिंग उसको सिखा सकते हैं अच्छे से। कंपैरिजन अगर इसको किताबों से ही करने सीखने के लिए कहे वो सीख नहीं पाएगा छोटा बच्चा। किताब अगर जैसे यहाँ एग्जांपल भी दे रखा है आपका, क्रिकेट में जाएगा बच्चा, क्रिकेट में जाएगा तो समूह ग्रुप बनाने की भावना और सहकारिता, रणनीति निर्माण और निर्णय लेने जैसे गुण सीख जाता है। समूह में जाकर इतनी क्वालिटी उसके अंदर आ रही है। अगर हम किताबों से ही उसको सिखा देंगे उतनी अच्छी लर्निंग नहीं होगी जितना हम खेल के अकॉर्डिंग बच्चे को सिखाएंगे। सातवां दे रखा है, देखिए इंद्रियों द्वारा सीखना।
इंद्रियों द्वारा सीखना इसमें कह रहा है हम इंद्रियों द्वारा, इंद्रियां हमारी आँख कान नाक त्वचा जीभ 5 होती हैं। स्वाद, सुगंध, रंग, स्पर्श, ठंडा गर्म आदि सभी लोग इंद्रियों से ही सीखते हैं। यहाँ पुस्तकों से कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। देखो बच्चा इंद्रियों द्वारा भी सीखता है। जैसे आपको सुगंध सूंघना हुआ तो आप नाक से सूंघेंगे, रंग देखना हुआ, स्पर्श टच करके आप त्वचा टच करके देखेंगे, ठंडा गर्म जीभ से आप जानेंगे ना। इंद्रियों द्वारा भी बच्चा सीखता है, छोटा बच्चा है, इंद्रियों द्वारा भी सीखता है। 8वां दे रखा है त्रुटि एवं प्रयास। गलतियां अधिगम का हिस्सा है, इसलिए गलतियां करना कोई अपराध नहीं है। मीन्स गलतियां जो है वो अधिगम का ही एक हिस्सा है। ठीक, ये कोई अपराध नहीं है। इसलिए त्रुटि एवं प्रयास करने वाले प्रश्नों का उत्तर देते समय सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करें जिनमें त्रुटि को सकारात्मक माना गया है। जहाँ त्रुटि को सकारात्मक माना गया है उन विकल्पों का ही चयन करें। त्रुटि एवं प्रयास ये नहीं है कि गलत है, ये अधिगम का ही हिस्सा है। 9 देखेंगे पूर्व ज्ञान से जोड़ना। अगर छात्र को नवीन ज्ञान देने से पहले उससे पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर नवीन ज्ञान दिया जाए तो वह सीखने के लिए हमेशा प्रेरित रहेगा, क्योंकि पूर्व ज्ञान हमेशा नवीन ज्ञान को सिखाने में सहायता प्रदान करता है। जैसे एक बालक का पूर्व ज्ञान के रूप में आम के चिन्ह को देखकर आसानी से अक्षर सीख जाता है और वर्णमाला के बाकी अक्षरों को सीखने के लिए तत्पर रहता है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो आपने देखा ही होगा कि छोटा आ बड़ा आ पढ़ता है तो उसमें फिगर बना हुआ होता है। ठीक, तो ये कह रहा है बच्चे को आम दिखाकर बड़ा आ की पहचान हम करवा लेते हैं उसे ना। बड़ा देखो, ये कह रहा है आम के चिन्ह को देखकर बड़ा आ सीख लेता है। ठीक, और ऐसे ही वर्णमाला के बाकी अक्षरों के लिए सीखने के लिए तत्पर होता है। अभी हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था लर्निंग अभी ये क्लास, तो हमने मोमबत्ती का एक एग्जाम्पल लिया था, लिखा भी है हमने। उसमें हमने आपको बताया था, क्योंकि वहाँ देखो पूर्व ज्ञान को रिलेट किया गया था। पहली बार हाथ लगाया तो वो जल गया तो उसका पूर्व ज्ञान हो गया। नवीन ज्ञान दोबारा हाथ ले जाएगा तो वो उसका प्रीवियस नॉलेज जो है, हाथ लगा के जल गया था, दोबारा वो हाथ नहीं लगाएगा तो उसका पूर्व ज्ञान मैच कर गया नवीन ज्ञान सिखाने में। ठीक, यही होता है। तो पूर्व ज्ञान आपका जो है नवीन ज्ञान सीखने में मदद करता है। ठीक, कुछ देखिए 10 देखेंगे। 10 क्या कह रहा है, कह रहा है शिक्षण सामग्री का प्रयोग। अगर छात्र को सीखने के लिए अनुकूल, रोचक एवं मनोरंजक शिक्षक सामग्री का प्रयोग किया जाए तो ऐसे में अधिगम का सरलीकरण होगा तथा छात्र के लिए किसी अवधारणा को सीखना आसान रहेगा। ये कह रहा है अगर हम शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे शिक्षण करते समय तो उसको सीखने के लिए मनोरंजन भी होगा और जो है बच्चा सीख भी जाएगा। सरलीकरण अधिगम में जो है लर्निंग में आपका सरलीकरण आसान भी होगा। ठीक, और छात्र के लिए किसी अवधारणा को सीखना भी आसान रहेगा। देखो 11वां देखेंगे, कह रहा है कि बालक के दैनिक जीवन से जोड़कर सिखाना। अगर अधिगम में सीखी जाने वाली विषय वस्तु छात्र के जीवन का हिस्सा हो तो वह अनुभव का कार्य करती है तथा बच्चे किताबी की अपेक्षा अनुभवों से टिकाऊ एवं स्थायी ज्ञान प्राप्त करते हैं और सीखने के लिए छात्र हमेशा प्रेरित रहता है। अगर छात्र की विषय वस्तु जो है, कह रहा है अगर अधिगम में सीखे जाने वाली विषय वस्तु छात्र के जीवन का हिस्सा हो तो वह अनुभव का कार्य करती हैं। देखो विषय वस्तु में जो भी चीज़ किताबों की अपेक्षा अनुभव और टिकाऊ, उसके दैनिक जीवन में जो है उसके दैनिक जीवन से जोड़कर अगर हम सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा। बच्चा जो जो डेली करता है उसी को हम रिलेट करके सिखाएंगे तो वो जल्दी सीख जाएगा। वनली आप किताबों से ही देखकर उसको पढ़ाएंगे तो बोर हो जाएगा, सीखेगा भी नहीं। मीन्स उसके दैनिक जीवन से जोड़कर हमको सिखाना चाहिए, तभी आपकी लर्निंग भी जो है बेहतर होगी। ठीक, 12वां दे रहा है छात्र में तत्परता पैदा करके, क्यूरियस बना के सिखाना। देखो छात्रों को सीखने से पहले तत्पर बनाना आवश्यक होता है। अगर शिक्षक जिज्ञासा जागृत करके पूर्व ज्ञान से जोड़कर अच्छे प्रस्तुतिकरण द्वारा छात्र को विषय वस्तु सीखने के लिए तत्पर बना लेता है तो वो छात्र सीखने के लिए तत्पर रहेगा। मीन्स कह रहा है शिक्षक सिखाने से पहले उसको क्यूरियस बनाए, उसको ये पूर्व ज्ञान से उसको रिलेट करके जो आप न्यू पढ़ाने वाले हैं चैप्टर को, पहले न्यू चैप्टर पढ़ाने से पहले उसके पूर्व ज्ञान से उसको रिलेट करें। जब उसको रिलेट करेंगे वो जान रहा होगा वो चीज़ तो उसको सीखने में जिज्ञासु भी बन जाएगा और सीख भी जाएगा ना, क्यूरियस भी बन जाएगा और सीखने के लिए तत्पर भी रहेगा। तो छात्रों में तत्परता पैदा करके ही सिखाएं। ऐसा नहीं क्लास में आए बस आप बुक उठाए पढ़ाना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है। पहले उससे क्वेश्चन से पूछें, उसके प्रीवियस नॉलेज को ऐड करें, उसके बाद पढ़ाएं। 13वां दे रखा है विद्यालय का वातावरण।
अगर विद्यालय का वातावरण मित्रवत, सौहार्दपूर्ण एवं प्रजातांत्रिक है तथा वहाँ पर विद्यार्थियों को अपनी राय रखने, समूह में सीखने, आपस में वार्तालाप करने आदि की स्वतंत्रता दी जाती है तो छात्र हमेशा अधिगम के दौरान सीखने के लिए अभिप्रेरित रहेगा। मीन्स अगर कक्षा वातावरण जो है विद्यालय का आपका, वहाँ जो है विद्यार्थियों को अपनी बात को कहने को, उसको कुछ नहीं आ रहा तो उसको अपनी बात, विद्यार्थियों को अपनी राय रखने और समूह में बातचीत करने, अपनी बात को कहने और समूह में बातचीत करने की स्वतंत्रता उसको छूट दी जाती है तो छात्र हमेशा अधिगम के दौरान सीखने के लिए अभिप्रेरित भी रहेगा। ठीक, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसको नहीं बताएंगे, बिठा देंगे, बच्चा आपसे डर रहा है तो वो क्यूरियस नहीं रहेगा। ठीक, सीखने के लिए अभिप्रेरित भी नहीं रहेगा वो। कक्षा का वातावरण आपको ऐसे होने चाहिए कि हर बच्चा आपसे पूछ सके, समूह में भी डिस्कशन कर सके। ठीक, तब आपका जो है कक्षा का वातावरण जो है अच्छा रहेगा। ठीक, अधिगम के पक्ष देखिए क्या होता है। बस आपकी क्लास ख़त्म है, ये लास्ट है। अधिगम के पक्ष, अधिगम के देखिए लर्निंग के 3 पक्ष होते हैं। पहला दे रखा है संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष। ये 3 पक्ष वो ब्लूम टैक्सोनॉमी जब हम पढ़ेंगे वहाँ भी बताया गया है। अभी के लिए आप अधिगम में इतना ही समझें कि अधिगम आपका संज्ञान से भी होता है, क्रिया में भी भावात्मक पक्ष, तीनों पक्ष होते हैं आपके अधिगम में। ठीक, मोटिवेशन कोड आपको लिए रखा है। देखिए, अच्छी बात, सच्ची बात, जिस क्षण तुम डर जाओगे उस क्षण तुम बिल्कुल सख्तहीन हो जाओगे। अगर आप डर जाओगे तो कैसे कर पाओगे। देखिए, सीटेट बिल्कुल आसान है, आपको डरना नहीं है, आपको थ्योरी क्लास करनी है, पीवाईक्यू देखना है, बस आपका क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए, सीडीपी की हमारी ये 4थी क्लास थी और जिसमें हमने अधिगम सीखना, हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। थ्योरी क्लास 4 थी हमारी, ये कंप्लीट हो गई है। और इसके पहले हमने 3 थ्योरी क्लास कर रखी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट थ्योरी क्लास देखिए। और इसके बाद हम पीवाईक्यू करेंगे पेपर फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए। इसके बाद हम मोटिवेशन वाला चैप्टर करेंगे। उसके बाद दोनों चैप्टर करने के बाद हम दोनों चैप्टर से, लर्निंग से आपका और मोटिवेशन से, दोनों चैप्टर से आपका पीवाईक्यू लेंगे, उसको करेंगे पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर सेकंड के लिए। दोनों करने के बाद ही हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे। ठीक, अगर आपको समझ आया हो, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट में अपने विचार बता सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दूसरी वीडियो हम अपलोड करें तो। ठीक, ये है प्लेलिस्ट, हम प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।